हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR अकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज फिर एक बार मैं आप लोगों के लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का एक और लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग इसेंशियल एलिमेंट्स यानी कि इसेंशियल मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से न्यूट्रिएंट इसेंशियल हैं, कौन से न्यूट्रिएंट इसेंशियल नहीं हैं, उनकी नेसेसिटी क्या है, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है, अगर वो नहीं उपलब्ध होते हैं यानी प्लांट को प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं प्लांट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट की इसेंशियलिटी का क्या क्राइटेरिया हो सकता है उसको डिस्कस करते हैं। आखिर कोई एलिमेंट क्यों इसेंशियल होगा, इसके लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं उन्हीं को हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? द इसेंशियल एलिमेंट आर दोज केमिकल एलिमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, और नॉर्मल ग्रोथ हो या फिर अच्छी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट के लिए एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। बिना एलिमेंट्स के कोई भी बॉडी, ऑर्गेनिक बॉडी बनी ही नहीं होती है। सारे एनिमल्स लगभग क्या होते हैं, एक ही तरह के एलिमेंट्स के बने होते हैं। सभी लोग कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। तो बिना एलिमेंट्स के किसी का जीवित रह पाना या फिर किसी की एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है। इसलिए ये कह रहा है साफ साफ कि इसेंशियल एलिमेंट को नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स की आवश्यकता होती है। दीज एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन varying quantities of the deficiency can lead to various physiological and structural abnormalities in plants। ये कह रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको वेरियस क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को कम होती है। और ये बहुत सारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं उनमें इनकी क्या होती है, मदद हो जाती है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी तभी पूरी होगी जब ये एलिमेंट्स क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। हम जानते हैं कि सारे एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन होते हैं, सिर्फ एक एंजाइम को छोड़कर, RNAs। ये सारे एंजाइम्स इन्हीं एलिमेंट्स से बने होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब सारे एंजाइम्स इन्हीं से बने होते हैं। बिना इसके एंजाइम नहीं बनेगी तो कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होना संभव ही नहीं है। आगे कह रहा है द क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी एलिमेंट इन बॉटनी आर टिपिकली बेस्ड ऑन सेवरल की फैक्टर्स। जो इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया है वो बॉटनी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पर बेस होता है। किसी प्लांट को कैसी आवश्यकता है, प्लांट कहाँ का प्लांट है, पानी में पाया जा रहा है, जीरोफिटिक प्लांट है, या फिर कहीं लैंड में पाया जाने वाला प्लांट है, फिर वो बहुत ग्रोइंग रीजन में जैसे माउंटेन्स में पाया जाने वाला प्लांट है, या फिर कहीं मैग्रोव व एरियाज में जैसे समंदर के किनारे जो एरियाज होते हैं वहाँ पाया जाने वाला प्लांट है। तो सबकी अपनी अपनी इसेंशियलिटी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या नेसेसिटी है जो एलिमेंट्स के क्राइटेरिया को डिसाइड करती है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा है नेसेसिटी फॉर द प्लांट ग्रोथ। सबसे पहले किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या नेसेसिटी है यही हम देख लेते हैं। प्लांट ग्रोथ की नेसेसिटी इसलिए आवश्यक है कि बिना ग्रोथ के कुछ नहीं हो सकता। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ जरूर करते हैं। इसलिए एन एलिमेंट इज कंसीडर्ड इसेंशियल इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। कोई भी प्लांट तभी इसेंशियल कंसीडर किया जाता है जब वह उसके प्लांट के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में क्या करे, मदद करे या फिर हेल्प करे, या उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को ज़रूरत जरूर हो। आगे है दीज प्रोसेस इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स। तो ये साफ साफ कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल जो एलिमेंट्स की जो ज़रूरत है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है वो मैग्नीशियम, उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। बीच में मैग्नीशियम पाया जाता है, मेन फैक्टर है। नहीं तो बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल ही नहीं बनेगी, और क्लोरोफिल नहीं बनेगी तो फोटोसिंथेसिस करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। कह रहा है रिस्पायरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, ये सब नहीं बनेंगे तो कोई भी फिजियोलॉजी होना संभव ही नहीं है। अगला है दूसरा, कह रहा है कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि हाइड्रोजन की जगह कभी ऑक्सीजन नहीं ले सकता है,
और ऑक्सीजन की जगह कभी कार्बन नहीं ले सकता है। हर एक एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड लिखा गया है इसमें, इसलिए इसेंशियल एलिमेंट्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द अदर एलिमेंट्स। ये साफ साफ कह रहा है किसी भी एलिमेंट को हम दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ईच इसेंशियल एलिमेंट हैज स्पेसिफिक फंक्शन इन प्लांट फिजियोलॉजी एंड नो अदर एलिमेंट्स कैन परफॉर्म दैट फंक्शन इफेक्टिवली। हम जानते हैं कि हर एक एलिमेंट की अपनी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस होती है, अपना स्पेसिफिक वर्क फंक्शन होता है। हम कभी भी दूसरे एलिमेंट से उसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। जैसे कि हम जानते हैं कि सारे एंजाइम क्या होते हैं, एलिमेंट्स के ही बने हैं, और एंजाइम्स के बिना कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होना संभव नहीं है। हर एक प्रोसेस को एंजाइम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और उन्हीं की हेल्प से ही प्रोसेस को आगे तक ले जाया जाता है। इसेंशियल एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्ट participate in the metabolic process in the plant. For example, nitrogen is essential because it is a major component of amino acid which are building block of proteins. ये इसमें साफ साफ कह रहा है कि नाइट्रोजन एकदम इसेंशियल है। बिना नाइट्रोजन के अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे, अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, प्रोटीन्स नहीं बनेंगी तो बॉडी का बनना ही संभव नहीं है। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म में। आगे चौथा कह रहा है इंडिस्पेंसेबल फॉर रिप्रोडक्शन। इसेंशियल एलिमेंट शुड प्ले ए रोल इन रिप्रोडक्शन। जो भी इसेंशियल एलिमेंट है ये रिप्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एलिमेंट लाइक फास्फोरस आर क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड एटीपी। फास्फोरस नहीं रहेगा, डीएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगी, तो बिना डीएनए आरएनए के किसी भी एनिमल का एग्जिस्टेंस संभव ही नहीं है। तो ये जान साफ साफ कह रहा है कि रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी संभव नहीं है बिना किसी इसेंशियल, जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके बिना रिप्रोडक्शन या फिर एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं है। ऑल ऑफ व्हिच आर इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। और बहुत सारे सेल डिवीजन के लिए भी ज़रूरत होती है, रिप्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरत होती है सारे एलिमेंट्स की। तो ये साफ साफ कह रहा है ये चीज़ें आप लोगों को लिखनी नहीं है, बस एक बार समझ लेनी है कि आखिर क्यों इसेंशियल है। हम सभी जानते हैं कि बिना एलिमेंट्स के एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसे लिखी गई हैं उनको हम एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी होती है आगे की चीज़ों को पढ़ने में। तो चलिए अगला पांचवा कह रहा है अफेक्ट प्लांट ग्रोथ व्हेन डिफिशिएंट। अगर प्लांट डिफिशिएंट रहेगा इसेंशियल एलिमेंट तो प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर खेतों में नाइट्रोजन नहीं डाला जाता है तो प्लांट की ग्रोथ कम होती है, जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे रह जाते हैं। नाइट्रोजन यानी कि यूरिया नहीं डाला जाता है, फास्फेट नहीं डाला जाता है, डीएपी नहीं डाली जाती है, तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी पैदावार कम हो जाती है, उनमें रिप्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये सब हमें पता ही है। द डिफिशिएंसी ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट शुड लीड टू विजिबल सिम्टम्स ऑफ are impure the normal growth and development of plants. These symptoms can include stunted growth, yellowing of leaves, chlorosis and reduced yield of fruit production. ये कह रहा है कि अगर डिफिशियंट हो जाएगा एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट, तो ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ जो हो रही है वो प्रभावित होगी, डेवलपमेंट प्रभावित होगा, फिर उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, उनको क्लोरोसिस होने लगेगा, उनकी यील्डिंग घट जाएगी, फ्रूट प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें होने लगती हैं। हम एक नॉर्मल लाइफ में आप देखते हैं एनिमल के या फिर किसी ह्यूमन लाइफ में भी देखते हैं कि अगर कोई इसेंशियल एलिमेंट की कमी हो जाती है तो लोगों को बीमारियां घेर लेती हैं, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। तो हम लोगों को विटामिन, प्रोटीन सब की आवश्यकता लगभग सेम सब अपने अपने जगह पर बहुत अच्छी होती है। तो आगे चलिए छठवां कह रहा है नो सब्स्टिट्यूशन इन द प्लांट इन्वायरमेंट। और इनमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, हम बार बार पढ़ रहे हैं। जो भी सॉइल में अवेलेबल है उसी से हमें अपना काम चलाना है, और कोई भी अदर हम बाहर से लाकर उसको सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते हैं। इट इज़ जो हिसाब लिखा है, इवन इफ एन एलिमेंट इज अवेलेबल इन द सॉइल आर इन्वायरमेंट इट इज कंसीडर इसेंशियल इन द प्लांट कैन नॉट टेक अप एंड यूटिलाइज ए सब्स्टिट्यूट element to fulfill required. For example, although the selenium may be present in the soil, some plants cannot
we able to take the other element like sulfur to our tellurium as a substitute। हम ये जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स ज़मीन में होते भी हैं, लेकिन प्लांट्स उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो उनकी आवश्यकता तब भी पूरी करनी पड़ती है। हम लोगों ने बहुत सुना है कि ऐसे प्लांट जो कि कीटों को खाते हैं, जिनको कीट भक्षी प्लांट भी कहते हैं, तो उनके यहाँ सॉइल में क्या होता है, कैल्शियम नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है, तो क्या करते हैं, कीटों को ऐसे ट्रैप करके पकड़ पकड़ के खाने लगते हैं। तो अगर जीवित रहना है तो कहीं ना कहीं से उन्हें इसेंशियल एलिमेंट को पाना होगा, नहीं तो धीरे धीरे उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। आगे है क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। तो सबको अपने अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, किसी को किसी चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किसी चीज़ की कम होती है। तो इसमें क्वांटिटेटिव हो सकता है कि किसी इसेंशियल एलिमेंट आर रिक्वायर्ड इन वेरिंग क्वांटिटीज विथ सम एलिमेंट नीडेड इन लार्जर क्वांटिटीज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड अदर इन स्मॉलर क्वांटिटीज। माइक्रोन्यूट्रिएंट आर ट्रेस एलिमेंट। द स्पेसिफिक क्वांटिटी रिक्वायर्ड कैन वैरी बिटवीन प्लांट स्पीसीज। जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें दो तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उनकी नीड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि नाइट्रोजन हम देखते हैं बोरे का बोरा यूरिया खेतों में डाला जाता है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता प्लांट्स को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिनकी आवश्यकता बहुत कम होती है, जैसे मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, ये थोड़े बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन बिना इनके भी काम नहीं चलेगा। तो आगे चलिए देख लेते हैं रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स के, कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं। अगर स्पेसिफिक वे में हमें देखना है तो हमें ये देखना पड़ेगा रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। तो इसेंशियल एलिमेंट प्ले क्रूशियल रोल इन ग्रोथ। हम जानते हैं कि जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो ग्रोथ में प्ले करेंगे, रिप्रोडक्शन में प्ले करेंगे, डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे, हेल्थ बनाए रखेंगे, बीमारियों को दूर करेंगे। ये they are required in vary quantities with some element classified as a macronutrient and some are micronutrient। कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। ये सब इनकी इसेंशियलिटी के आधार पे बताया गया है कि कौन ज़्यादा आवश्यकता है उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कह दिया जाता है, जिसकी थोड़ी आवश्यकता कम है उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कह दिया जाता है। All are essential for specific physiology and biological process with plants. Here are primary role of essential elements in plant। essential एलिमेंट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। ये जो टॉपिक्स चल रहे थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये सब थ्योरी का पार्ट था। इसको आप पढ़ लीजिए एक बार बस, और इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम्स में लिख लेंगे। लेकिन अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लिखना तो लिख लीजिए, आपको एग्जाम्स में काम आएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो पहला न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, चलिए उसे डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन आप लोगों ने सुना ही होगा, नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है, और इसे एन से डिनोट करते हैं, ये आप सब जानते ही होंगे। नाइट्रोजन इज ए की कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए एंड क्लोरोफिल। इट इज इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, लीफ डेवलपमेंट एंड फोटोसिंथेसिस। नाइट्रोजन डिफिशिएंसी रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीव्स। बिना नाइट्रोजन के अमीनो एसिड नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा, डीएनए, आरएनए, हर जगह नाइट्रोजनस बेस होते हैं, आरएनए में होते हैं, डीएनए में होते हैं, तो बिना नाइट्रोजन के नाइट्रोजनस बेस नहीं बनेंगे। क्लोरोफिल सेकेंड में नाइट्रोजन का यूज होता है, तो नाइट्रोजन वहाँ भी नहीं होगा तो कोई काम नहीं चल पाएगा। इसलिए ये सबसे इसेंशियल एलिमेंट है। क्या है? नाइट्रोजन सबसे इसेंशियल एलिमेंट है फॉर प्लांट ग्रोथ, लीफ डेवलपमेंट। जैसे पत्तियां नहीं बनेंगी अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा, पत्तियों में हरी पत्तियां नहीं रहेंगी, खाना कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगी। नाइट्रोजन डिफिशिएंसी रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीव्स। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो ग्रोथ घट जाएगी, बहुत ख़राब हो जाएगी, और येलोइंग ऑफ लीव्स क्या हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो लीव्स को पीली पड़ना ही है। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस इज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ एटीपी। हम सब जानते हैं एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनने के लिए बिना फास्फोरस के बन नहीं सकता है।
हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है, पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होता है। तो ये चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? डीएनए बनाती हैं। आरएनए ऐसे ही बनता है। तो बिना फास्फोरस के ये सब चीज़ें बनना संभव नहीं है। वेरियस एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम फास्फोरस के बने होते हैं। इट इज़ क्रिटिकल फॉर एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज एज वेल एज सेल डिवीजन एंड रूट डेवलपमेंट। फास्फोरस सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है और एनर्जी ट्रांसफ़र करने में, एनर्जी स्टोर करने में, सब जगह बिना फास्फोरस के कुछ संभव नहीं है। एटीपी, जीटीपी जो भी बनना है सब बिना फास्फोरस के नहीं बनता है। तो अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? फास्फोरस आता है। अब अगला चलिए देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्या है? तो तीसरा नंबर है पोटेशियम। पोटेशियम प्ले ए रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है, जैसे कि पानी को ऑब्जर्व करना, पानी कितना बाहर निकालना है, जैसे गटेशन होता है, जैसे ट्रांसपायरेशन होता है, तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है। एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। स्टोमेटल रेगुलेशन, स्टोमेटा को रेगुलेट करेगा। पोटेशियम होगा तो स्टोमेटा अगर रेगुलेट होगा तभी तो ट्रांसपायरेशन रेगुलेट होगा। अगर ट्रांसपायरेशन रेगुलेट रहेगा तो जो भी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की और वाटर बाहर निकालने की, ये सारी प्रोसेस क्या होगा? अच्छे से चलती रहेगी। इट इज़ इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर, वाटर अपटेक एंड फोटोसिंथेसिस। देखिए इसमें कह भी रहा है टर्गर प्रेशर मेंटेन करेगा पोटेशियम, तो जो ओपनिंग है स्टोमेटा की वो रेगुलेट हो जाएगी। वाटर अपटेक, पानी को खींचना, जो ज़मीन से पानी खींचा जा रहा है वो ट्रांसपायरेशन पर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बताया है कि जो ट्रांसपायरेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि वाटर कितना एब्जॉर्ब किया जाएगा। जितना ट्रांसपायरेशन होगा वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। आगे चौथा है कैल्शियम। कैल्शियम हम जानते हैं एकदम इसेंशियल है। एनिमल्स में, ह्यूमंस में सारी हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम की बनी होती हैं। बोन्स किसकी बनी होंगी? कैल्शियम की। तो ये समझ लीजिए किसी को खड़े होने के लिए अगर ढांचा चाहिए यानी कि स्केलेटन चाहिए तो कैल्शियम का ही मिलता है, क्योंकि कैल्शियम एक अच्छी मजबूती प्रदान कर देता है। कैल्शियम इज इन्वॉल्व इन द सेल वाल फॉर्मेशन। सेल वाल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा कैल्शियम, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होगा एंड मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। सेल डिवीजन में भी कैल्शियम पार्टिसिपेट करता है। और हम जानते हैं कि जो हम लोगों का मैसेंजर होता है मैसेज आने जाने का, या फिर जो ह्यूमंस में मैसेज नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया जाता है वो भी कैल्शियम पर डिपेंड करता है, क्योंकि आयन एक्सचेंज होता रहता है। वहाँ पर आयन एक्सचेंज के थ्रू मैसेज आते हैं जाते हैं, उसको सेल सिग्नलिंग होती है। सब ये सब कैल्शियम की से ही होती है। ठीक जैसे ह्यूमंस में होती है वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी मैकेनिज्म होता रहता है। सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बरकरार रखने के लिए भी कैल्शियम का यूज होता है। इट आल्सो फंक्शन एज ए सेकेंडरी मैसेंजर इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, जो प्राइमरी मैसेंजर होते हैं उनमें तो नर्व है, ये सब है प्राइमरी मैसेंजर के रूप में, लेकिन सेकेंडरी मैसेंजर जो होते हैं, सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे होता है, उसमें कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये याद करने वाला लाइन है कि इट आल्सो फंक्शन एज सेकेंडरी मैसेंजर इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। मतलब जो सेकेंडरी मैसेंजर होगा, आप लोगों के पता नहीं सिलेबस में है या नहीं है सेकेंडरी मैसेंजर, लेकिन बीएससी जब ईयर वाइज होती थी तो थर्ड ईयर के सिलेबस में सेकेंडरी मैसेंजर होता था, लेकिन जूलॉजी में होता था। आगे है पांचवा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हम सभी जानते हैं क्लोरोफिल में पाया जाता है, उसका सबसे इसेंशियल एलिमेंट है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस संभव ही नहीं है। तो मैग्नीशियम इज ए सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल व्हिच आर इसेंशियल ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। इट आल्सो एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हम जानते हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर भी मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम रहेगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, मैग्नीशियम रहेगा तो ढेर सारे एंजाइम्स में हेल्प करेगा। हम एंजाइम्स का काम क्या है? वो क्या करते हैं? एनर्जी को कम कर देते हैं। जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देते हैं, और हमारा काम जो बहुत ज़्यादा मेहनत से होने वाला था वो थोड़ा आसानी से हो जाता है। छठवां है सल्फर। सल्फर इज ए कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड, विटामिन्स, कोएंजाइम। इट इज इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड दैट स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर। जानते हैं सल्फर बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि एंजाइम्स में सल्फर रहते हैं, को एंजाइम्स में रहते हैं, विटामिन्स में रहते हैं, अमीनो एसिड्स में रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि लोग खेतों में सल्फर अलग से डालते हैं, डीएपी के साथ सल्फर डालते हैं। बहुत सारे
इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसमें सल्फर भी है। तो खेतों में डाला जाता है ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके। बहुत सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं। और सबसे इसेंशियल जिससे लाइफ बनी ही है तो वह है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दीज एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ organic compound. Carbon is obtained from the carbon dioxide CO2 during photosynthesis, while oxygen and hydrogen are derived from the water H2O. These elements are essential for the formation of carbohydrate, lipid and nucleic acid. इसमें तो कम ही लिखा है, ये सबसे ज़्यादा इसेंशियल है। बिना वाटर के, बिना हाइड्रोजन के, बिना ऑक्सीजन के लाइफ ही संभव नहीं है। ऑक्सीजन की ब्रीथिंग के लिए रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा नीड होती है। रिस्पायरेशन 1 मिनट कोई नहीं करेगा तो लाइफ संभव ही नहीं है। तो ये इसकी इसेंशियलिटी लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। इतना इसेंशियल है कि लाइफ इसी के से बनी हुई है। तो इसका जो मेजर में लिखना अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन को सबसे मेजर माना जाएगा, क्योंकि ये बिना इसके लाइफ ही संभव नहीं। अगला है माइक्रोन्यूट्रिएंट। एक नज़र हम माइक्रोन्यूट्रिएंट पर भी देख लेते हैं, जो कि बहुत हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में, अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी कुछ बहुत योगदान होता है। तो पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट है आयरन, फेरस, जिसे हम लोग फेरस भी कहते हैं। आयरन इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है तो वहाँ पर जब बनती है तो वहाँ पर आयरन क्या होता है, चैनल गेट की तरह। बहुत जगह आयरन के चैनल गेट होते हैं, वहाँ काम करते हैं। जब कोई मैकेनिज्म पढ़ाई जाएगी आपको फोटोसिंथेसिस की तो उसमें बताया जाएगा कि कैसे आयरन हेल्प करता है। आगे कह रहा है इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिवेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, आयरन होता है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, एनर्जी एक्टिवेशन में हेल्प करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। तो प्लांट के लिए नेसेसरी होता है ये भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, इसलिए इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखा गया है। आगे अगला है दूसरा मैग्नीज। तो मैग्नीज हम जानते हैं एमन इसका क्या है, सिंबल है। मैग्नीज पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस, इट प्ले ए रोल इन द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस सेकंड कॉम्प्लेक्स। जो फोटो सिस्टम सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसमें मैग्नीज का यूज होता है। वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में भी मैग्नीज अपना रोल प्ले करता है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिवेशन। ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं लगभग ज़्यादातर ये एंजाइम एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर, बोरान, ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और ये सारे इसी में एंजाइम एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। लगभग ज़्यादातर एंजाइम एक्टिवेशन में ही हेल्प करते हैं। अगला तीसरा है जिंक। तो जिंक इज अ को फैक्टर फॉर मेनी एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑक्सिन मेटाबॉलिज्म। ऑक्सिन क्या है, प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन ऑक्सिन के मेटाबॉलिज्म में जिंक अगर नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं संभव है ऑक्सिन की। ऑक्सिन नहीं बनेगा तो प्लांट में जो ऑक्सिन के कारण होने वाली ग्रोथ है या ऑक्सिन के कारण होने वाला जो डेवलपमेंट है या चेंज है प्लांट में, वो नहीं होगा। इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, जिंक डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रूशियल फॉर ओवरऑल ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट, हर ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट हर एक इम्पॉर्टेंट है। कम मिलेगा तो डेवलपमेंट घट जाएगा, ग्रोथ घट जाएगी। कॉपर है, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कोएंजाइम बनाने में हेल्प करते हैं ताकि कोई भी फिजियोलॉजी रुके ना। तो कॉपर इज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट within mitochondria and chloroplast. It also play a role in lignin formation and enzyme activation. lignin formation में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये इसका यही इसेंशियल वर्क है। तो जो बोरान है बी, इसका सिंबल है बोरान इज इसेंशियल फॉर द सेल elongation, pollen tube growth and carbohydrate metabolism. It also affect the uptake of the other nutrient. ये जो बोरान है ये बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। तो ये ऐसे ही इसेंशियल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं ये भी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो ये अपने अपने सबके काम हैं। तो अगला है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम MO, आप लोगों ने हो सकता है नाम ना सुना हो लेकिन सुना ही होगा। मॉलिब्डेनम 42 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो मॉलिब्डेनम इज ए को-फैक्टर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मॉलिब्डेनम हेल्प करता है, पार्टिकुलरली नाइट्रेट रिडक्शन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, नाइट्रेट रिडक्शन में हेल्प करेगा। अब दो और इसेंशियल
एलिमेंट्स हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, कम आवश्यकता होती है। तो क्लोरीन है, Cl, chlorine is involved in the photosynthesis where the function is essential for cofactor in the water splitting reaction of फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम सेकंड में क्लोरीन का यूज होता है। ये सब चैनल गेट बनाते हैं जिससे हेल्प करते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो। आगे है निकेल, Ni, निकेल इज ए कोफैक्टर फॉर एंजाइम यूरियाज which is involved in the conservation of urea into ammonia. It is essential for nitrogen utilization. जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्लांट में यूरिया डाल देते हैं शुरुआत में ही, तो वो यूरिया बहुत टाइम तक कंजर्व रहे। तो इससे इसमें कौन हेल्प करता है? निकेल का हेल्प करता है, ताकि प्लांट को जब रिप्रोडक्शन करना होगा, प्लांट को जब फ्रूट लगना होगा, फ्लावर लगना होगा, तब उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो शुरुआत में वो सारे नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं करता है, वो निकेल के हेल्प से क्या करता है, उसको प्रिजर्व करने में प्रिजर्व कर लेते हैं, कंजर्वेशन कर लेते हैं उनका। उसके बाद धीरे धीरे उसको यूटिलाइज करते हैं जब आवश्यकता ज़्यादा होती है। ऐसे ही लिखा है, दीज इसेंशियल एलिमेंट आर कलेक्टिवली इंश्योर द प्लांट कैरी आउट द क्रिटिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस, maintain structural integrity and adapt in environmental condition. There are availability in the soil. Their uptake by the plant are carefully regulated to the support healthy growth and development. सब वही बातें लिखी हैं जो हमने शुरुआत में डिस्कस की, पहले बीच में डिस्कस की। इसेंशियल एलिमेंट कलेक्टिवली इंश्योर द प्लांट, सभी जो इसेंशियल एलिमेंट हैं वे क्रिटिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करेंगे, मेंटेन करेंगे स्ट्रक्चर को, इंटीग्रिटी को, एनवायरनमेंट में अडाप्ट करने में हेल्प करेंगे। उनकी अवेलेबिलिटी सॉइल में कितनी है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे प्लांट हैं, कहाँ के प्लांट हैं। जीरोफाइट्स प्लांट के में किसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और हम जानते हैं कि जो रेगिस्तान हो वहाँ पर बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट नहीं होते हैं, तो भी प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से उसको मैनेज भी कर लेते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सब सपोर्ट करेंगे हेल्थी बने रहने में, ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में। इन चीज़ों को हम बार बार पढ़ चुके हैं। आगे है सिम्टम ऑफ मिनरल डिफिशिएंसी इन मेजर क्रॉप्स। अगर हमारे क्रॉप में डिफिशिएंसी हो जाए इन्हीं एलिमेंट्स की तो क्या क्या हो सकता है? हम सभी जानते हैं कि डिजीज होंगे, लेकिन कैसी डिजीज होगी, कौन सी डिजीज होगी, क्यों हो रही है डिजीज, और किसी स्पेसिफिक माइक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट से क्या डिजीज हो रही है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। आगे कह रहा है, मिनरल डिफिशिएंसी इन मेजर क्रॉप्स can lead to various symptom and abnormality in the plant growth and development. प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है अगर मिनरल की डिफिशिएंसी होगी। द स्पेसिफिक सिम्टम कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिएंट दैट डिफिशिएंट द क्रॉप स्पीसीज इन द क्वेश्चन। हियर आर सम कॉमन सिम्टम ऑफ मिनरल डिफिशिएंसी इन मेजर क्रॉप्स। ढेर सारी क्रॉप में हम एक एक क्रॉप की स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते इस वीडियो में, या फिर कहीं भी आसान नहीं होता है। बहुत सारे प्लांट स्पीसीज हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, तो सबका स्पेसिफिक बात नहीं कह सकता है। लेकिन ढेर सारे जो हम लोग क्रॉप लगाते हैं जिनसे हम लोग को भोजन मिलता है, फूड मिलता है, तो उन चीज़ों में जो डिफिशिएंसी होती है, मेजर डिफिशिएंसी होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सब की जो डिफिशिएंसी जिसको हम पूरा भी कर सकते हैं आसानी से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नाइट्रोजन डिफिशिएंसी। नाइट्रोजन डिफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? नाइट्रोजन डिफिशिएंसी से होगा क्लोरोसिस। क्लोरोसिस हम जानते हैं कि जो पत्तियां होती हैं उसकी बेन्स होती हैं वो क्या बन जाती हैं? येलो हो जाती हैं। आप ओल्डर लीव्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप एंड द प्रोग्रेसिव बिटवीन बेन्स। टिप से स्टार्ट होगी पत्ती पीले होना, और धीरे धीरे उसकी बेन तक सारी क्या हो जाएंगी? पीली हो जाएंगी। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। यानी यूरिया नहीं पड़ेगा तो पत्तियां पीली होने लगेंगी। यानी कि हम ये लोग ये भी जानते हैं कि जितना प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, ठीक उतना उसको हरे बनाए रखने के लिए भी आवश्यकता है। हम लोग जानते हैं, जो लोग खेती करते होंगे उन लोगों के खेत में जब यूरिया डाली जाती है तो उसके 2 दिन के अंदर ही सारे प्लांट क्या हो जाते हैं? हरे हो जाते हैं। तो स्टंटेड ग्रोथ एंड रिड्यूस प्लांट साइज, अगर कमी हो जाएगी तो ग्रोथ कम हो जाएगी, प्लांट की साइज छोटी हो जाएगी, उनको हरे नहीं रह जाएंगे, पीले हो जाएंगे। तो ये सब कमियां आती हैं। डिलेड फ्लावरिंग, रिड्यूस फ्रूट एंड ग्रेन प्रोडक्शन। तो अगर जो फ्लावरिंग है वो डिले हो जाएगी, देर में होगी। हम प्लांट लगाए हैं 90 दिनों में होने वाला, तो वो क्या हो जाएगा? 120 दिन लग जाएंगे उसको फ्लावरिंग करने में या फिर फ्रूट लगने में। ओवरऑल रिड्यूस्ड प्लांट बिगर, जो ओवरऑल है मतलब प्लांट का सब कुछ रिड्यूस कर जाएगा, ना उसमें बहुत ज़्यादा
ग्रोथ होगी, बड़ा नहीं होगा प्लांट, ना प्रोडक्शन अच्छा होगा, ना उसके कलर अच्छे होंगे, और जो भी प्रोडक्शन होगा भी उसमें भी कमियां रहेंगी, उसके अंदर न्यूट्रिशन का जो बैलेंस है वो ख़राब हुआ रहेगा। तो आगे है फास्फोरस, अगला है फास्फोरस डिफिशिएंसी। फास्फोरस भी इसेंशियल एलिमेंट है, मेजर इसेंशियल है। तो उसमें भी स्टंटेड ग्रोथ स्पेशली फॉर एंगर प्लांट्स, जो एंगर प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, स्पेशली डार्क ग्रीन और पर्पल कलरेशन ऑफ लीव्स, जो लीव्स हैं उनका कलर डार्क ग्रीन हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। इनकी वजह से जब फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है, रिड्यूस रूट डेवलपमेंट, रूट का डेवलपमेंट खराब हो जाएगा, डिलेड मैच्योरिटी एंड पुअर फ्रूट फॉर ग्रेन फॉर्मेशन, जो ग्रेन फॉर्मेशन होगा वो पुअर होगा, ख़राब ग्रेन बनेंगे, ऐसे आड़े टेढ़े, अच्छा जो ग्रेन होता है वो नहीं बनेगा। अगला है पोटेशियम डिफिशिएंसी यानी के। तो पोटेशियम डिफिशिएंसी में क्या है, मार्जिनल लीफ क्रॉचिंग, ब्राउजिंग स्टार्टिंग एट लीफ एज एंड प्रोसेसिंग द इनवर्ट, जो मार्जिनल लीफ होगी उसका किनारा किनारा क्या होगा, सूखने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, पीला हो जाएगा, उसकी एज खराब होगी। बीक स्टेम एंड लॉगिंग प्लांट फॉलिंग ओवर, जो स्टेम होगा वो खराब कमज़ोर हो जाएगा, हवा हल्की से चलेगी टूट के गिर जाएगा, या फिर बेंड होके गिर जाएगा, या फिर लटक जाएगा। ये सारी चीज़ें होने लगती हैं अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है। रिड्यूस ड्रॉट टॉलरेंस, जो ड्रॉट टॉलरेंस यानी सूखे के प्रति जो उनकी टॉलरेंस है सहने की, अगर 2 दिन पानी नहीं दिए, 3 दिन पानी नहीं दिए, पोटेशियम की कमी है तो प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। आगे है पुअर फ्रूट क्वालिटी एंड लोअर क्रॉप यील्ड, ये सभी में लगभग कॉमन है। अगर कोई भी इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों किसी की भी कमी होगी तो उसके क्रॉप पर यील्डिंग पर फर्क पड़ेगा, उसकी क्वालिटी पर फर्क पड़ेगा। आगे है कैल्शियम। कैल्शियम एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कैल्शियम के एग्जिस्ट करना संभव ही नहीं है। कैल्शियम क्या बनाता है, स्केलेटल बनाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स का तो खासकर बनाता है। डिस्टोर्टेड एंड इरेगुलर ग्रोथ इन द यंग लीव्स सच एज टिप बर्न एंड लेट्यूस, ब्लूसम एंड रोट इन फ्रूट्स, जैसे टोमेटो और पेपर में बहुत सारे डिजीज होने लगते हैं कैल्शियम की कमी से। फ्रूट खराब हो जाएगा, जैसे टोमेटो में कैल्शियम नहीं होगा तो रेडनेस नहीं आएगी, पेपर में काला नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्रिटल एंड इजीली डैमेज प्लांट टिश्यू, इसका जो प्लांट टिश्यू है बहुत आराम से डैमेज हो जाएगा अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। रिड्यूस सेल वाल स्ट्रेंथ, सेल वाल की स्ट्रेंथ खराब हो जाएगी, तो जो सेल में एलिमेंट्स अंदर बाहर आ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो खराब हो जाएगा। तो बहुत सारी कमियां होने लगती हैं। आगे है मैग्नीशियम डिफिशिएंसी, मैग्नीशियम की कमी, हमें पता है मैग्नीशियम कमी होगी, पत्तियां हरी नहीं होंगी, क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। इंटरवेनल क्लोरोसिस टिपिकल स्टार्टिंग एंड ओल्डर लीव्स, ये देखो पहले ओल्डर लीव में शुरू होगा। क्या करती हैं, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, प्लांट में ये होता है कि किसी भी प्लांट की पत्तियां गिरने से पहले उनमें से क्लोरोफिल क्या करती है, माइग्रेट कर जाती है। क्लोरोफिल वहाँ से निकल के क्या चली जाएगी, किसी नई पत्ती में चली जाएगी, तब वो पत्ती गिरती है। प्लांट से करते हैं कि जैसे मान लेते हैं उनकी पत्तियां हैं, ये यहाँ से पत्ती निकली है, अब पत्ती से वो जब वो गिरने वाली होगी पत्ती तो उसमें से क्लोरोफिल निकल के नई कोई पत्ती जो निकल रही है अभी नन्ही सी उसमें चला जाता है। तो क्लोरोफिल बचाने का ये एक तरीका है, लेकिन धीरे धीरे किसमें दिखना शुरू होगा, ढेर सारी पत्तियां पीली होने लगेंगी अगर मैग्नीशियम की कमी हो रही है, क्योंकि क्लोरोफिल नया और नहीं बनेगा, क्योंकि डीजनरेट भी करता है क्लोरोफिल, ये इस वाली प्रोसेस से काम नहीं चल पाएगा, तो मैग्नीशियम की आवश्यकता उन्हें पड़ेगी। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर आगे डेथ होनी है। लीफ मार्जिन में कर्ल आर बिकम नेक्रोटिक, कर्ल हो जाएंगे धीरे धीरे, लीफ उनकी मुड़ने लगेगी, उसकी जो मार्जिन है किनारा है टेढ़ा होने लगेगा। देखते हैं जो भी डिजीज होता है शुरू होता है तो पत्तियां लगभग मुड़ने लगती हैं, प्लांट में यही सब लक्षण है। प्लांट की पत्तियां पीली पड़ेंगी, मुड़ने लगेंगी, कर्ल कर जाएंगी, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, मैग्नीशियम नहीं रहेगा, फोटोसिंथेसिस खराब हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट का सर्वाइवल कम ही दिनों तक हो पाएगा, जितना फिर प्रेजर फूड है उसी को खाया जाएगा और उसके बाद से क्या होगा, डेथ हो जाएगी। पुअर फ्रूट सीड डेवलपमेंट, ये तो हर चीज़ के लिए कॉमन है, सीड डेवलपमेंट खराब होगा, पुअर फ्रूट बनेगा, पुअर यील्डिंग होगी, ये सब होंगी। सल्फर डिफिशिएंसी में क्या है, जनरल इलोइंग ऑफ लीफ सिमिलर इन नाइट्रोजन डिफिशिएंसी, नाइट्रोजन जैसे डिफिशिएंसी में होता है कि लीव्स क्या हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी, ऐसे ही सल्फर की कमी से भी येलो हो जाती हैं।
जहाँ पर सल्फर नहीं पड़ता है, मिट्टियों में सल्फर नहीं होता है, वहाँ प्लांट येलो येलो ही रहते हैं। आगे है डिलेड प्लांट ग्रोथ एंड रिड्यूस्ड यील्डिंग। प्लांट ग्रोथ डिले हो जाएगी, रिड्यूस्ड यील्डिंग, ये सब में कॉमन है। यूटिलाइजेशन, नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन में दिक्कत होने लगेगी। आगे है आयरन डिफिशिएंसी। आयरन की डिफिशिएंसी होगी तो जैसे ह्यूमंस में होता है, आयरन की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो जो आरबीसी है उसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी। आरबीसी की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी तो आगे इंटरवेनल क्लोरोसिस होने लगेगा। यूजुअल अपीयरिंग ऑफ एंगर लीव्स होने लगेगा। जो एंगर लीव्स हैं वो जल्दी नहीं निकलेंगी। लीव्स में टर्न येलो विथ ग्रीन बेन्स। जो ग्रीन बेन्स हैं वो येलो हो जाएंगी। वही बात बार बार घूम घूम के कह रहा है। फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगी, ग्रोथ प्रभावित होगी, डेवलपमेंट खराब हो जाएगा, यील्डिंग खराब हो जाएगी, पैथोजन का अटैक आसानी से होने लगेगा। ये सब यही चीज़ें हो रही हैं लगभग सब। मैग्नीज की डिफिशिएंसी, इंटरवेनल क्लोरोसिस होगा, स्पेशली इन यंग लीव्स में होगा। लीफ टिश्यू बिकम मोल्टेड हो जाएगा। रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, इम्पेयर्ड एंजाइम एक्टिविटी। चेक पड़ने लगेंगे, मतलब कि धब्बे धब्बे पड़ने लगेंगे, मैग्नीज की कमी होने हो जाएगी। ये एक चीज़ लिखी थी चेकर्ड। तो जैसे धब्बे पड़ने लगते हैं, चेक पड़ने लगते हैं, तो वो सब चीज़ें लगभग सभी की डिफिशिएंसीज होता है। जिंक की डिफिशिएंसीज क्या होगा? शॉर्ट एंड इंटरनोड्स, स्पेस बिटवीन लीव्स एंड ब्रांच, स्टंटेड ग्रोथ होगी, डिस्टॉर्टेड स्मेल, स्मॉल लीव्स विथ एलोइंग बिटवीन बेन्स, पुअर फ्रूट सेट एंड डेवलपमेंट। सब चीज़ें लगभग सब में सेम ही है। कमी होगी सीधा डेवलपमेंट पर, सीधा फूड प्रोडक्शन पर, सीधा रिप्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ने वाला है। आगे है कॉपर डिफिशिएंसी। कॉपर की डिफिशिएंसी होगी तो बिल्टिंग, रिड्यूस्ड स्टेम स्ट्रेंथ, स्टेम की स्ट्रेंथ रिड्यूस कर जाएगी। बिल्टिंग होगी मतलब कि ऐसे कर्ल कर जाएंगी पत्तियाँ, ऐसे ऐसे घूम जाएगी पत्ती, ऐसे कर्ल कर जाएगी, ऐसे खेल खत्म उसका। डार्क ग्रीन ट्विस्टेड डिस्टॉर्टेड लीव्स हो जाएंगी। ट्विस्ट हो जाएगी लीव्स, मतलब कि ट्विस्ट मतलब ऐसे ऐसे सीधी होनी थी, ऐसे घूम जाएगी पत्ती। ऐसे है, पहले ऐसे थी और उसके बाद ये क्या हो जाएगी, ऐसे है पत्ती वही, लेकिन ये ट्विस्ट कर गई, लो घूम रही थी, धीरे धीरे मुड़ जाएगी। पुअर फ्रूट डेवलपमेंट एंड क्वालिटी, हमेशा हर जगह यही हो रहा है। पुअर फ्रूट बनेगा, डेवलपमेंट खराब होगा, क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो मतलब ज़रूरी है, इसेंशियल है। इसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड जूलॉजी और बॉटनी के वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।